अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 1969 में यमन के सना नामी गांव में एक परिवार बहुत ही खुशियों के साथ रहता था। ज़माने सादा थे और सादा दौर था, लेकिन सादा दौर में भी कुछ जागीरदारों की तरफ से और बाअसर अफराद की तरफ से कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं और तारीख में भी लिखे जाते हैं। 1969 में एक ऐसा ही वाक़या आया जो कि देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत ज्यादा मुतासर किए बिना ना रह सका। जनाब, ये वाकया है 1969 का, और एक गांव था जहां पे हामिद खान रहता था अपनी बेटी के साथ, और उसकी बेटी सारे गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, और उसकी बेटी का ख्वाब था कि वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करे, क्योंकि गांव में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। लेकिन वहां के लोगों का, यानी कि सादा जमाना था, और वहां के लोगों का ये मानना था कि लड़कियां शहर जब जाती हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि रस्म रिवाज सादा थे। लेकिन साइमा जो कि हामिद खान की सिर्फ इकलौती बेटी थी, वो बाजिद थी, और उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो बड़े शहर में जाए और आला तालीम हासिल करे और उस्ताद बने, यानी कि टीचर बने। लेकिन जागीरदार का सिर्फ और सिर्फ एक बेटा था, जो कि अयाश था, आवारा था, और बहुत ज्यादा गरूर तकब्बर में भी मुब्तला था। उसका नाम जुबैर था, और जुबैर अपने से बड़े बड़े अफराद के साथ दोस्तियां लगाता था, और सारा दिन जुआ खेलता, और सारा दिन गांव की मासूम सी और अच्छी अच्छी लड़कियों को तंग करता। यानी कि जुबैर खान साइमा का भी आशिक था, लेकिन साइमा ने बड़े इज्जत और एहतराम के साथ जुबैर को यह समझा दिया था कि मैं वैसी लड़की नहीं हूं जैसी तुम मुझे समझते हो, और मैं बहुत बड़ा सोचती हूं, यानी कि मैं इस गांव में कुछ ऐसा सोचती हूं कि इस गांव में मैं ट्यूशन बनाऊं, इस गांव में मैं स्कूल बनाऊं। नाज़रीन इकराम, इस कहानी में ये मोड़ जो है ये बहुत ज्यादा खास तब होता है जब हामिद खान एक खत देता है अपनी बेटी को, और अपनी बेटी को वो खत देता है कि ये खत जाकर तुम डाक खाने में जमा करवा दो। ये खत बहुत ज्यादा अहम है, अगर ये खत टाइम पर ना पहुंचा तो हमारी जितनी भी जमीनें हैं वो गांव के जागीरदारों के पास चली जाएंगी। ये खत बहुत ज्यादा अहम है। साइमा ने वो खत लिया और डाक खाने की तरफ चल पड़ी, और डाक खाने के बाद उसने स्कूल जाना था, लेकिन डाक खाने के रास्ते में ही जुबैर, जो कि जागीरदार का बेटा था, मिल गया। जुबैर बहुत ज्यादा होशियार और चालाक लड़का था। जुबैर ने पूछा, साइमा आप कहाँ जा रही हो? तो साइमा ने अच्छी बच्ची थी, साइमा ने बिल्कुल सच सच बता दिया कि मैं डाक खाने में ये खत जमा करवाने जा रही हूँ। लेकिन जुबैर को सब कुछ पता था, साइमा को कुछ भी पता नहीं था। जुबैर को ये पता था कि अगर ये खत वक्त पर शहर में पहुंच गया तो हामिद खान, जो कि साइमा का वालिद है, और हामिद खान की सारी जमीनें उसी के पास रहेंगी। अगर ये खत वक्त पर ना पहुंचे और साइमा के वालिद के पास जमीनें जो हैं वो हमारे पास आ जाएं, तो साइमा का वालिद यानी कि हामिद खान मजबूर होकर अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे देगा। तो ये बात जुबैर खान को पता थी, और जुबैर जो था वो बहुत ज्यादा चालाक लड़का था। जुबैर ने साइमा से खत ले लिया, और साइमा से खत लेने के बाद साइमा को वापस भेज दिया कि तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं ये खत डाकखाने में जमा करवा दूंगा, डाकखाने में डाल दूंगा। लेकिन साइमा तो वापस आ गई। साइमा तो बहुत भोली वाली थी, मासूम थी, और जुबैर खान ने वो खत डाकखाने में नहीं जमा करवाया, और वो उसने अपनी जेब में ही रखा। कुछ दिन गुजरे तो पता चला कि हामिद खान की जमीनें जो हैं वो जागीरदार के पास चली जाएंगी। उसकी वजह यह है कि जो भी दस्तावेजात थी वो वक्त पर शहर में नहीं पहुंची। वो एक मतलब पटवार खाना तो हर दौर में होता है, तो पटवार खाने में वक्त पर दस्तावेजात नहीं पहुंची, जिसकी वजह से ये जो है जमीनें ये जागीरदार के पास चली जाएंगी। और कहानी यहाँ से अपनी शिद्दत अख्तियार कर लेगी, क्योंकि जुबैर का यही प्लान था कि जब इनके पास कोई जमीनें नहीं रहेंगी तो ये मजबूर होकर मेरे वालिद यानी कि जागीरदार के पास आएंगे, और मेरे वालिद को मैं पहले ही बता दूंगा कि मैं साइमा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नाज़रीन इकराम, हक की फतह होती है, लेकिन हक की फतह भी तब होती है जब कुछ हिकमत अमली से काम लिया जाए। लेकिन यहाँ पे हिकमत अमली से ना तो हामिद खान ने काम लिया, ना ही साइमा ने, क्योंकि वो हक पर थे, वो राय रास्त पे थे। यहाँ पे अल्लाह ताला का करना कुछ ऐसा हुआ
کہ زبیر خان رات کے وقت گھوڑے پہ تھا اور رات کو شدید بارش ہو رہی تھی. وہ ایک پل سے گزرا اور اس وقت میں بہت سادہ سے پل ہوتے تھے, سادے زمانے تھے. 1969 میں کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں تھی, کوئی خاص کنسٹرکشن نہیں تھی. تو وہ جیسے ایک پل سے گزرا تو وہ پل بارش کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ نازک ہو گیا تھا, اور جیسے ہی گزرا تو وہ پل ٹوٹ گیا اور زبیر اس ندی میں چلا گیا. ندی میں جانے کے بعد کافی زخمی ہو گیا, لیکن گاؤں والوں کو جیسے ہی پتا چلا تو گاؤں والے فوراً انسانیت کے ناطے فوراً بھاگ کے گئے اور زبیر خان کو ندی سے نکال لیا. اس کا گھوڑا ندی میں بہہ گیا تھا, اس قدر طغیانی تھی. لیکن زبیر کسی نہ کسی طریقے سے بچ گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بچانے والی ہے. لیکن جیسے ہی لوگوں نے زبیر کو دیکھا, پہلے تو لوگوں نے پہچانا نہیں کہ یہ لڑکا کون ہے, لیکن جب اس کو بغور دیکھا گیا, اس کی جیبوں کی تلاشی لی گئی کہ ہمیں کچھ سوراخ مل جائے, تو اس کی جیب سے وہی خط ملا جو خط حامد خان نے سائمہ کو یعنی کہ اپنی بیٹی کو دیا تھا ڈاک خانے میں جمع کروانے کے لیے. لیکن ناظرین, یہاں پہ سب گاؤں والوں کو پھر پتا چل گیا کہ یہ جاگیردار کا بیٹا زبیر ہے, اور یہ جو خط اس کے پاس ہے, اسی خط کی وجہ سے حامد خان کی جو زمینیں ہیں وہ جاگیردار کے پاس جا رہی ہیں. تو سب کے اوپر حقیقت آشکار ہوگی, اور پھر اس کے بعد سب کو پتا چل گیا کہ زبیر بہت برا لڑکا ہے, اور زبیر نے بلا وجہ یہ خط ڈاک خانے میں نہیں جمع کروایا, جس کی وجہ سے حامد خان کو اور اس کی بیٹی کو, اس کے پریوار کو بہت زیادہ نقصان کا خدشہ تھا, یا نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا. سبھی معاملات صحیح ہو گئے, لیکن اس کے بعد جاگیردار اور اس کا بیٹا وہ گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے, کیونکہ لوگوں نے ان کا جینا دوبر کر دیا, کیونکہ وہ سادہ لوگ تھے, ان کے پاس نہ تو انٹرنیٹ تھا نہ موبائل تھا. تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حق پر جو بندہ ہوتا ہے نا, اس کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتے ہیں. اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو آپ لائک, سبسکرائب, شیئر ضرور کیجیے گا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اچھا سو اپنے جیسا پیارا سو کمنٹ بھی کیجیے گا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. اوکے, اللہ حافظ.